तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। बात करें तो एक एक्सचेंज है जहाँ पे कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है, जैसे NSE BSE पे शेयर्स और ETF वगैरह ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर कमोडिटी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी ट्रेडिंग होती है और इंडिया का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है और 2003 से कंपनी काम कर रही है। काफ़ी अच्छा बिजनेस है, पूरा मार्केट कैप्चर किया एक तरीके से मोनोपोली इस कंपनी की। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का हम पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ कंपनी पिछले 5 साल के फाइनेंशियल चेक करेंगे कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह में कैसी ग्रोथ आई है और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। दूसरा, एक बात आपको और बता दें, ये जो वीडियो है हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। दूसरी बात, हमने अपने चैनल पे अब चैनल मेंबरशिप का ऑप्शन भी स्टार्ट कर दिया है। आप हमारी पेड मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके हम काफ़ी सारे बेनिफिट्स और भी ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि अलग से हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं अपने मेंबर्स के लिए, तो उन सारी चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आप ज्वाइन के बटन के ऊपर क्लिक करके, तो उसके बारे में आप चेक कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो बात करें MCX की तो इंडिया का पहला कमोडिटी एक्सचेंज है और 2003 में ये लॉन्च हुआ था, यानी कि 20-22 साल पुरानी काफ़ी एक्सपीरियंस कंपनी है। बात करें तो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और काफ़ी सारी अलग टाइप के जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं उसमें एक्सचेंज जो है ये ऑफर करता है ट्रेडिंग। उसमें जैसे कि प्रीशियस मेटल्स है, बेस मेटल है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, बुलियन और एनर्जी, इस तरह की सारी चीज़ों की वहाँ पे ट्रेडिंग होती है। और बात करें जो एक्सचेंज है ये सेबी के अंडर ऑपरेट करता है, यानी कि सेबी के जो भी रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से कंपनी काम करती है। बात करें तो कंपनी की क्लियर मोनोपोली है इंडियन बिजनेस में। इंडिया की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है और 96% शेयर है कमोडिटी फ्यूचर मार्केट के अंदर। तो काफ़ी अच्छे से मार्केट कैप्चर कर चुकी है कंपनी और लगभग सारी ट्रेडिंग इसी प्लेटफॉर्म पे होती है। इसके बाद में जो दूसरा लार्जेस्ट प्लेयर है वो है NCDX, उसका सिर्फ 4% का मार्केट शेयर है। तो कंपनी एक तरह से क्लियर मोनोपोली यहाँ पे होल्ड करती है। फिर बात करें तो कौन कौन से टाइप के यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनकी ट्रेडिंग होती है, क्या उसका ब्रेकअप है। तो प्रीशियस मेटल का जो टर्नओवर है वो 62% का है टोटल के अंदर, एनर्जी 28%, बेस मेटल 9% और बाकी दूसरी चीज़ें 1%, उसमें एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं और इंडेक्स फ्यूचर्स वगैरह हैं, उसका 1% ट्रेड होता है। तो मेनली जहाँ पे देखें तो प्रीशियस मेटल्स और एनर्जी का सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। फिर बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की, कंपनी को कहाँ से पैसा आता है, कैसे पैसे कमाती है। तो कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है वो ट्रांजैक्शन फीस से आता है 82% का। इसमें भी देखें तो कंपनी को फ्यूचर से 37% का रेवेन्यू आता है और ऑप्शन से कंपनी को 63% में आता है। फिर बात करें तो कंपनी अदर ऑपरेटिंग इनकम भी जनरेट करती है 6% के आसपास टोटल रेवेन्यू का और इन्वेस्टमेंट इनकम भी कंपनी की 12% की है। लेकिन बात करें तो मेनली कंपनी को जो पैसा मिलता है वो उसकी ट्रांजैक्शन फीस के हिसाब से उसको मिलता है। फिर बात करें एवरेज डेली टर्नओवर की, तो बहुत ही अच्छी एवरेज डेली टर्नओवर है 1,73,000 करोड़ की। अभी जो है इसका 2025 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके रिजल्ट आए थे उसके हिसाब से कंपनी की 1,73,000 करोड़ की डेली टर्नओवर है, जबकि 2023 के अंदर सिर्फ 57,000 करोड़ थी। तो बात करें तो 3 गुना के आसपास, बल्कि उससे ज़्यादा ही हो गया यहाँ पे टर्नओवर। तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट पिछले 2-3 साल में कंपनी ने करा है। इसमें बात करें तो फ्यूचर्स में क्या है, ऑप्शंस में क्या है, तो फ्यूचर का जो डेली टर्नओवर है वो 26,000 करोड़ का है, जबकि 2023 के अंदर 24,000 करोड़ था, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं आया है। लेकिन ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस का जो अभी डेली टर्नओवर है 1,47,000 करोड़ का है, जबकि 2023 के अंदर सिर्फ 34,000 करोड़ का था। तो मल्टीपल टाइम्स हो गया है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ पिछले 2-3 साल में यहाँ पर देखें तो ऑप्शंस के अंदर इस एक्सचेंज में आई है। उसके बाद बात करें इसकी रीच की, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया कंपनी की रीच है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, 35,000 कंपनी पास में ऑथराइज पर्सन्स हैं और 544 मेंबर्स इस एक्सचेंज के और लगभग 700 सिटीज़ के अंदर कंपनी की प्रेजेंस है। तो कंपनी एक्सचेंज तो चलाती चलती है, उसके अलावा कंपनी वेयर हाउसिंग भी करती है, जो मेटल वगैरह हैं दूसरी चीज़ें उसकी डिलीवरी की भी जो ट्रेडिंग होती है तो उसके लिए कंपनी वेयर हाउसिंग भी मेंटेन करती है और वहाँ से आगे डिलीवरी वगैरह का काम भी करती है। फिर बात करें कंपनी के या एक्सचेंज के ग्लोबल प्रेजेंस की, तो MCX जो है फुल टाइम मेंबर है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस का। उसके बाद दूसरे जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है वहाँ से भी इनका स्ट्रेटेजिक अलाइंस है, जैसे कि डेलियन कमोडिटी एक्सचेंज है, लंदन कमोडिटी एक्सचेंज है, ताइवान फ्यूचर एक्सचेंज है, इनके साथ भी अलाइंस है। तो पूरा एक ग्लोबल इकोसिस्टम के साथ ये एक्सचेंज जुड़ा हुआ है।
उसके बात करें कि ठीक है कंपनी अच्छी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी कंपनी को कंपटीशन भी थोड़ा बहुत आने लग गया है, और वो कंपटीशन आ रहा है एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 2018 अक्टूबर के अंदर कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दी है, और उन्होंने बुलियन फ्यूचर लॉन्च किया था, और वहाँ से उन्होंने बुलियन की बात करें तो ट्रेडिंग का भी ऑप्शन अपने जो ऑलरेडी उनके साथ जुड़े लोग हैं उनको दिया था। उसके अलावा एनएससी की जो और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्लान कर रहे हैं, तो अगर एनएससी फुल फ्लैश कमोडिटी ट्रेडिंग में आ जाता है तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को एक कंपटीशन आ सकता है। लेकिन बात करें तो 2018 से लेकर 2024 तक अभी तक तो कोई खास इसमें भी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ एनएससी के उसमें ट्रेडिंग में नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें यहीं पर चल रही हैं, तो उससे एक मतलब है एक थ्रेट, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा उसका अभी असर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कंपनी पूरी तरह से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। प्रमोटर्स के पास में कंपनी के 0% शेयर्स हैं, सारे पब्लिक एफआई और डीएस के पास में है। एफआई ने इसमें 21% स्टेक लिया हुआ है, और डीएस का इसमें 57% स्टेक है, और पब्लिक का भी 22% का स्टेक है। तो लगभग सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया है। खासकर बात करें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो 78% का यहाँ पे स्टेक है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। अब जैसे हमेशा बात करते हैं, अगर किसी भी कंपनी के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हाई स्टेक होता है तो क्लियर एक पॉइंट होता है कंपनी अच्छी है। जैसे हम बात की ऑलरेडी कंपनी की मोनोपोली है, और ऑल ओवर इंडिया काफ़ी प्रेजेंस है, पूरे वर्ल्ड वाइड सब जगह कनेक्टिविटी है, तो अच्छी कंपनी है, इसीलिए इन सारे लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो क्लियर में दिखाई दे रहा है कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होंगे, फ्यूचर उसका ठीक दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हैं, तो हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कंपनी का बिजनेस अच्छा है, बिल्कुल मोनोपोली है, सब चीज़ अच्छी चल रही है, तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया और स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रोफाइल कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह में कैसी ग्रोथ आई है। उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। और सबसे पहले देखें कंपनी का सेल्स या रेवेन्यू, तो 2020 में लगभग 400 करोड़ के आसपास कंपनी के रेवेन्यू आया था, और 2024 में देखें तो 684 करोड़। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी का पिछले 5 साल में रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, और लगातार हर साल कंपनी अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रही है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी बिजनेस कर रही है, काफ़ी अच्छी मार्केट कैप जो है ऑलरेडी एक्वायर कर चुकी है। बात करें परसेंटेज टर्म में, तो 14% काफ़ी अच्छे सीजर से पिछले 5 साल में कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है, तो कंपनी काफ़ी अच्छा अपना बिजनेस होल्ड कर रही है। फिर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 2020, 21, 22 तक तो काफ़ी अच्छा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा था, 45%, 47% के आसपास। लेकिन 2023 और 24 में देखें तो यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी गिरा है। 2024 में कंपनी का 28% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था, और 2024 में सिर्फ 9% का रह गया। लेकिन बात करें तो ऐसा क्यों है, उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि कंपनी के एक्सपेंसेस हमने जो चेक किए हैं, तो 2020, 21, 22 तक कंपनी के 210 करोड़ के आसपास कंपनी के एक्सपेंसेस रहते थे, लेकिन 2023 में एकदम से 370 करोड़ हो गए, और 2024 में 621 करोड़ हो गए। तो ये जो एक्सपेंसेस कंपनी के पिछले 2 साल में बढ़े हैं, ये कंपनी ने अपना जो सॉफ्टवेयर चार्जेस हैं वो बढ़ाए, मतलब कंपनी ने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करा है, उसके चार्जेस लगे हैं। तो ऐसा नहीं कि कंपनी के कोई वैसे प्रॉफिट में कमी आई है, कुछ है, वो सब चीज़ ठीक चल रही है, लेकिन कंपनी ने अपग्रेड करा है, इसलिए कंपनी का यहाँ पे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है, खर्चा कंपनी का बढ़ गया है। बात करें तो कंपनी लगभग 50 करोड़ के आसपास अपने जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट चार्जेस थे वो पहले देती थी, लेकिन 2023 के जो कंपनी ने पे किया है वो 140 करोड़ है, और 2024 में देखें तो 311 करोड़ है। तो वही 150 करोड़ का यहाँ पे देखें तो 206 से 370 करोड़ का जो चेंज आया उसमें 150 करोड़ पे उसमें बढ़े हैं, और लगभग 621 करोड़ देखें तो 300 करोड़ के आसपास जो है वो बढ़े हैं। इस वजह से कंपनी यहाँ पे मार्जिन कम हो गया है। लेकिन बात करें तो वन टाइम का खर्चा था, अभी सारा खर्चा हो गया है, अब ये एक्सपेंसेस बार बार नहीं आएंगे। और अभी जो Q1 की जो रिपोर्ट आई है उसमें कंपनी का 57% का मार्जिन वापस से आ गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कंपनी काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। ये 1-2 साल का जो खर्चा था वो कंपनी ने करना था अपने अपडेशन वगैरह के लिए, वो कर लिया है। तो इसमें हमें घबराने वाली बात नहीं, कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है या उसके जो मार्जिन कम हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी अपग्रेड करी थी, वो सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो अब काफ़ी अच्छे से ऑलरेडी सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। ऐसी बात करें कंपनी ने नेट प्रॉफिट की, तो क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ था पिछले 3 साल में, तो उसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है। 2020, 21, 22 की बात करें तो 236 करोड़, 143 करोड़ तक भी कंपनी का आ गया। अब 2023-24 में फिर ये कम हो गया, 149 करोड़ और 83 करोड़। उसका रीज़न आपको बता दें कि क्यों कम हुआ कंपनी नेट प्रॉफिट। उसके बाद करें फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल में कंपनी सिर्फ एक बार नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई है, अदरवाइज पिछले 5 साल से लगातार कंपनी बाकी 4 साल में फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही थी। बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड पेमेंट करती है, और पिछले 5 साल की एवरेज देखें तो 60% से ज़्यादा ही कंपनी ने जहाँ पे देखें तो डिविडेंड पेमेंट करा है। तो कंपनी कैश रिच कंपनी को फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास में है, और पैसा भी उसको बार बार अपने बिजनेस इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, तो कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी अपने इन्वेस्टर्स को पेमेंट करती है।
फिर बात करें डेट बाय इक्विटी रेशो की, कंपनी कितना लोन लिया है और कितना अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट किया है, तो कंपनी ने कोई भी लोन नहीं लिया है। कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो रहा है 0.00, तो कोई कंपनी का लोन नहीं है, कोई इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है कंपनी पर, कोई पैसे वापस करने की टेंशन नहीं है, सारा अपना ही पैसा इन्वेस्टेड है। फिर बात करें रिटर्न इक्विटी की, क्योंकि पिछले साल कंपनी का 2024 का नेट प्रॉफिट कम हुआ था, इसलिए आरओई भी कंपनी का कम आ रहा है 6% का, लेकिन पिछले 5 साल की एवरेज देखें तो वो 11% की, वो ठीक ठाक आ रही है, क्योंकि पिछले साल गिर गया तो सारी एवरेज भी थोड़ी कम हो गई और पिछले साल का आरओई भी कम हो गया। एवरेज हमने बात की, अभी 57% का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया है 2025 का जो फर्स्ट क्वार्टर है, तो वो सब चीज़ ठीक हो गई हैं। तो कुल मिला के उस हिसाब से बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, फाइनेंशियल भी अच्छे हैं, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, जो हमने चेक कर लिया सारी चीज़ें क्या रीज़न थे, और उसके रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है, कोई डेट भी नहीं है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले हैं। दूसरा आप बता दें, इसलिए कंपनीज को वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी हमने कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक किया था, उसमें कंपनी का फ्री कैश फ्लो का डेटा भी हमने देखा था। तो 2022 में कंपनी का था 309 करोड़, 2023 में 70 करोड़, और 2024 की बात करें तो 378 करोड़ कंपनी का फ्री कैश फ्लो अवेलेबल था। यहाँ देखें तो कंपनी के 3 साल के फ्री कैश फ्लो में डिफरेंस आ रहा है, तो उसके 3 साल के फ्री कैश फ्लो हम एवरेज लेते हैं, और पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 250 करोड़, यानी कि 250 करोड़ पे हर साल कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है एक एवरेज के हिसाब से। और इस 250 करोड़ के हिसाब से कंपनी की पूरी वैल्यूएशन बनती है, होती है 12,500 करोड़ रुपये, यानी कि ऐसी कंपनी जो 250 करोड़ पे हर साल हमें फ्री कैश फ्लो कमा के दे सकती है, उस पूरी कंपनी वैल्यू होगी 12,500 करोड़ रुपये। अब ये तो कि पूरी कंपनी वैल्यू, इसको नंबर ऑफ शेयर से हम डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी, और कंपनी की फेयर वैल्यू पर शेयर के हिसाब से आ रही है 2,500 रुपये, यानी कि 2,500 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। लेकिन बात करें कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की कि अभी कंपनी का शेयर प्राइस क्या चल रहा है, तो अभी कंपनी का जो शेयर चल रहा है वो लगभग 5200-5300 रुपये के आसपास कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं, और क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि इस शेयर प्राइस सबसे कंपनी ओवर वैल्यूड है, क्योंकि कंपनी जो फेयर वैल्यू थी वो 2500 के आसपास थी और 52-5300 रुपये के आसपास कंपनी के शेयर ट्रेड करें, तो डबल प्राइस पे कंपनी के शेयर ट्रेड करें उसकी फेयर वैल्यू के हिसाब से। तो अभी मार्जिन सेफ्टी अवेलेबल नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे और ओवर प्राइस कंपनी के शेयर चल रहे हैं। बात करें कंपनी के प्राइस में अर्निंग रेशियो की, तो वो भी बहुत हाई है, 154 के प्राइस में अर्निंग रेशियो पे कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री की भी बाई 61 की है। तो इस हिसाब से देखें तो इस हिसाब से कंपनी हाईली ओवर वैल्यूड है। अब क्यों ओवर वैल्यूड है? क्योंकि अच्छी कंपनी है, मोनोपोली है, प्रॉफिट अच्छा है, सब चीज़ अच्छी है, और FIDI सब ने ही अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो लोगों के जो सेंटीमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कंपनी साथ में, इसलिए कंपनी हाई प्राइस पे चल रही है। अब वही बात है कि अगर कंपनी हाई प्राइस पे, तो क्या हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन बात करें तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है, अगर अभी हम इसमें एंट्री लेंगे तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें हो सकती है। कंपनी अच्छी है, सब चीज़ अच्छी है, लेकिन अगर इसको हम अपने वॉच लिस्ट में रख लेंगे और मार्केट ऊपर नीचे चलती रहती है, और अगर हमें थोड़ा सा भी इसमें अच्छा मौका मिल जाएगा कम प्राइस पे इन्वेस्ट करने का, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो बिल्कुल इन्वेस्टर रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा प्राइस कम आए और कम से कम फेयर वैल्यू भी तो कंपनी मिले या उससे नीचे मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, तब इसमें इन्वेस्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सर बात करें तो कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छा मार्केट शेयर है, पूरी मोनोपोली है, पूरे बात करें तो मार्केट पे कब्जा लगभग किया हुआ है। लेकिन बात करें तो अभी कंपनी ओवर प्राइस है, तो अगर हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे या किसी और कंपनी में अगर पैसा हमारे पास इन्वेस्ट करना ही करना है तो किसी और कंपनी इन्वेस्ट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जब सही टाइम आएगा तब इसमें एंट्री लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरह से बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।